नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अंकित अग्रवाल। आज आप सभी के सामने एक नया एपिसोड बना रहा हूँ। इस एपिसोड का जो मैंने नाम दिया है वो रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स एक्ट है। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है? देखिए, भारत में टैक्स किस पे लगता है? करदाता, जिसे हम इंग्लिश में एसएससी कहते हैं। अच्छा, लेकिन भारत में वो व्यक्ति कर कब देगा, ये भी हमको जानना ज़रूरी है। इसको जानने के लिए हम उसका स्टेटस देखते हैं। स्टेटस यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट में अंडर सेक्शन 6 में डिफाइंड किया गया है। एक व्यक्ति, सपोज मैं आपके सामने मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस इस समय क्या है या किसी दूसरे व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और उस रेजिडेंशियल स्टेटस पे उसकी कर अदायगी उस वित्त वर्ष की आय पर होगी या नहीं होगी। इसलिए हमको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस भी जानना बहुत आवश्यक है। चलिए, रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं। 2 प्रिंसिपल कंडीशंस और 2 बेसिक कंडीशंस इसमें डिफाइंड की गई हैं। प्रिंसिपल कंडीशंस क्या है? देखिए, अब की बार वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए फाइनेंस बिल जो 2020 जो कि लोकसभा में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसमें एक अमेंडमेंट भी आया था। चलिए, अमेंडमेंट के साथ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रिंसिपल शर्तों में 2 बातें कही गई हैं जो कि अभी हम पहले के हिसाब से चलते हैं और अमेंडमेंट को बाद में डिफाइन करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, प्रिंसिपल 2 शर्तें हैं कि एक व्यक्ति अगर भारतवर्ष में पूरे यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में टोटल कितने दिन रहना चाहिए उसको? 182 डेज। अगर वो 182 डेज रहता है, नंबर 1। नंबर दूसरी शर्त क्या है कि गत वर्ष यानी कि जो अभी हमारा 20 और 21 फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 जो चल रहा है, इसके पीछे के 4 वर्षों में उसने 365 दिन 365 डेज वो भारत में रहा हो। ये 2 प्रिंसिपल शर्तें हैं। 2 एडिशनल शर्तें क्या हैं? अगर एक व्यक्ति पिछले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत का रेजिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट में जो डिफाइंड किया गया है वो रेजिडेंट रहा हो। नंबर 2, वो पीछे के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो। ठीक है? अच्छा, तो उसे हम क्या मानेंगे? रेजिडेंट मानेंगे। चलिए, देखिए, 2 प्रिंसिपल शर्तें, 2 बेसिक शर्तें। अगर कोई भी बंदा जो प्रिंसिपल शर्तें हैं उसमें से दोनों में से किसी एक को भी फॉलो करता है, यानी कि गत वर्ष में 182 दिन रहा हो या पिछले 4 वर्षों में 365 दिन रहा हो, दोनों में से एक, और दोनों अतिरिक्त शर्तों को फॉलो करता है, यानी कि पिछले 10 वर्षों में से 2 वर्ष भारत का निवासी यानी कि रेजिडेंट माना गया हो और पिछले 7 वर्षों में टोटल 730 डेज मिनिमम रहा हो भारत में, तो उसे हम रेजिडेंट मानेंगे। ठीक है? अच्छा, नॉन रेजिडेंट किसे मानेंगे? वो दोनों जो एडिशनल शर्तें हैं, यानी कि पिछले 10 वर्षों में वो 2 वर्ष रेजिडेंट ना रहा हो, यानी कि 1 वर्ष रहा हो चलेगा, लेकिन 2 वर्ष पिछले 10 वर्षों में वो भारत में रेजिडेंट ना रहा हो, स्टेटस रेजिडेंट स्टेटस उसका ना रहा हो। नंबर 2, वो पिछले 7 वर्षों में 729 दिन या उससे कम ही रहा हो, भारत आया गया हो, लेकिन वो पिछले 7 वर्षों में 729 दिन या उससे कम रहा हो, उसे क्या कहेंगे? नॉन रेजिडेंट। एक तीसरी कैटेगरी में होती है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए
जो जो पहले प्रिंसिपल शर्तें हैं उसमें से किसी भी दोनों को फॉलो करता हो या एक को फॉलो करता हो, लेकिन दो जो एडिशनल शर्तें हैं, जैसे पिछले 10 वर्षों में 2 वर्ष और पिछले 7 वर्षों में 730 दिन, इनमें एक ही फॉलो करता हो, एक फॉलो ना करता हो, तो उसे हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब की बार जो फाइनेंस बिल 2020 में क्या चेंजेस आया, ये भी इस पर चलते हैं। देखिए, होता क्या था कि लोग इन्हीं चीज़ों को लेकर के टैक्स एविजन्स करने लगते थे। क्या करते थे, वो भारत में 182 दिन ना रह करके थोड़ा सा समय वो फॉरेन में स्पेंड कर लेते थे, अपने बिजनेस ट्रिप बना लेते थे, और क्योंकि वो भारत में नहीं रहे हैं तो इसलिए उनका स्टेटस नॉन रेजिडेंट हो जाता था। इस तरह से भी टैक्स प्लानिंग होती है, जिससे भारत की सरकार को रेवेन्यू का लॉस होता था। तो भारत सरकार ने क्या किया, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी भारत में 15 लाख रुपए से अधिक आय हो, ठीक है, 15 लाख से अधिक आय हो, लेकिन इसमें फॉरेन इनकम कंप्यूट नहीं की जाएगी। फॉरेन यानी कि फॉरेन में कोई इनकम उसको हुई है तो उसको कंप्यूट नहीं किया जाएगा। अगर भारत में उसके 15 लाख से अधिक आय है तो उसके लिए 182 दिन वाला क्लॉज की जगह 120 दिन वाला क्लॉज लगेगा। ठीक है। तो वो व्यक्ति अगर 120 दिन गत वर्ष में भारत में रहा हो या पिछले 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो, और दोनों अतिरिक्त शर्तें क्या थी, 10 वर्षों में 2 वर्ष और पिछले 7 वर्षों में 730 दिन। ठीक है, 7 वर्षों में पिछले 730 दिन, तो उस व्यक्ति को हम क्या है, रेजिडेंट मान लेते हैं। अच्छा, ये तो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशंस हो गई। अब बात आती है कि कौन कौन सी आय रेजिडेंट पे टैक्सेबल होती है, नॉन रेजिडेंट पे टैक्सेबल होती है इंडिया में, या ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे टैक्सेबल होती है इंडिया में। चलिए बात करते हैं ऐसी आय, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर भारत में कोई इनकम आपको हुई है, प्राप्त हुई है, या डीम्ड टू बी रिसीव्ड यानी कि प्राप्त होने वाली है, ठीक है, डीम्ड मान लिया गया कि मतलब कि आपको प्राप्त हो गई है, ठीक है, तो उस आय पर भारत में चाहे रेजिडेंट हो, चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तीनों को क्या देना पड़ेगा, अपनी आय पर टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 2, इनकम विच अकर्स और अराइज और इज डीम्ड टू अकर और अराइज इन इंडिया। अगर ऐसी कोई इनकम है तो ये चाहे रेजिडेंट है, चाहे नॉन रेजिडेंट है, चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इन तीनों कैटेगरी पे ऐसी सारी इनकम टैक्सेबल होगी। सपोज इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, होता ही है कि हमने एक एफडी बनाई और इंटरेस्ट ड्यू हो गया है बैंक में, 31 मार्च में कुछ तो ड्यू होगा फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन वो अभी हमको रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसा इंटरेस्ट क्या है, तीनों कैटेगरी के लिए टैक्सेबल होगा। नंबर 3, अब बात आती है कि जब सभी चीज़ टैक्सेबल हो गई तो कौन सी चीज़ नहीं टैक्सेबल होगी। चलिए आगे चलते हैं। इनकम विच अकर और अराइज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जो ऐसी इनकम जो विदेश में अकर हुई है और अराइज हुई है, तो ऐसी इनकम पर अगर जन कि अगर मैं हूँ, अगर मेरा स्टेटस रेजिडेंट है तो मेरे ऊपर टैक्सेबल होगा ऐसी इनकम, यानी कि मेरे इनकम टैक्स की जो गणना की जाएगी वो ऐसी इनकम को भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। अगर मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ तो भी शामिल कर लिया जाएगा। अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूँ तो वो ऐसी इनकम शामिल हमारी इनकम में नहीं की जाएगी। नंबर 4, बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया और प्रोफेशन एट अप इन इंडिया। ऐसी इनकम जो कि बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया तो हो रहा है और प्रोफेशन सेट अप इन इंडिया है, ठीक है, लेकिन उसका जो बिजनेस है, मेन बिजनेस है, वो फॉरेन से हो रहा है, गवर्न हो रहा है, ठीक है।
तो ऐसी इनकम पे रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। आप लोग इन पे क्वेश्चन मुझे पुट करेंगे ना, तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। ठीक है। एक लास्ट है, फॉरेन असेट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। देखिए, फॉरेन असेट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, अगर ऐसी कोई इनकम है तो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए वो ऐसी इनकम टैक्सेबल नहीं है। ठीक है। चलिए, अब हम जो नया एक एपिसोड आपके लिए लेके आएंगे, इसमें हम इनकम फ्रॉम सैलरी के कुछ हेड्स के बारे में जानेंगे, और फिर इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर जो जो हेड होंगे उस पे उसकी कंपटीशंस कैसे करते हैं, एग्जम्प्ट इनकम कैसे निकालते हैं, या टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं, या उस पर टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इस पे एपिसोड बनाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट।